वेलकम टू अध्याय यूपीएससी दोस्तों। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम पीटी 365 फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए कवर करने वाले हैं। अभी मैं आपके लिए इकोनॉमी पीटी 365 लेकर आया हूं, जिसको हम एक या दो लेक्चर में बिना भागे हुए कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिल्कुल भी इकोनॉमी नहीं आती है तो डोंट रेफर दिस, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत इकोनॉमी पढ़ी है और रिवाइज कीजिए तब आइए, क्योंकि ये तब है जब आपको लिए एक ब्रशअप है, ठीक है, ताकि आप क्या कर पाएँ, अच्छे से फाइनल रिवीजन दे पाएँ, ठीक है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस न्यूज़ से आए हैं उनको पढ़ेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे और क्या न्यूज़ में है और वो किस तरीके से यूपीएससी अपने एग्जाम्स में पूछता है। वीडियो स्लो होगी तो इसे वॉच करिए 1.25x की स्पीड पे या फिर 1.5x की स्पीड पे। ये विजन आईएएस का करंट अफेयर्स डॉक्यूमेंट है जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और सभी टॉपर्स, सभी एस्पिरेंट्स मैक्सिमम इसे ही रेफर करते हैं एक एज अ सोर्स। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हम भी यही करने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, जिसमें आज हम बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ हो सके तो फाइनेंस एंड टैक्सेशन का कुछ टॉपिक हम पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में करेंगे जितना भी हो पाए, ठीक है। तो ओके, तो सबसे पहला है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आपको पता है जो हमारा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो आरबीआई है। गवर्नमेंट का जो बैंक है वो आरबीआई है। बैंकर्स ऑफ बैंक जो है वो आरबीआई है। लास्ट रिजॉर्ट ऑफ जो लास्ट रिजॉर्ट है वो भी आरबीआई है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, मनी लेंड करने का काम करता है टू द बैंक, ठीक है, और उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये लिक्विडिटी ही प्रोवाइड नहीं करता, ये लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब भी करता है। समझ में आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो टूल होते हैं जिससे वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की एक एक टूल है जिससे वो क्या करता है, मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने का काम करता है। वहीं गवर्नमेंट की अगर हम पॉलिसी देखा जाए तो वो हमारी फिस्कल पॉलिसी है। और फिस्कल पॉलिसी है तो गवर्नमेंट इस फिस्कल पॉलिसी का यूज करके जो प्राइस स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसे इंश्योर करेगी। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई की साइड से होते हैं और 3 गवर्नमेंट की साइड से होते हैं, ठीक है। जो आरबीआई गवर्नर होता है वो क्या करता है कि सारे वोट करेंगे, लेकिन आरबीआई गवर्नर का एक एक्स्ट्रा वोट होता है जो कि कास्टिंग वोट की तरह काम कर देगा इन अ टाइट सिचुएशन, ठीक है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं वो दो टूल्स में हम डिवाइड कर देते हैं एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को। एक तो होता है क्वांटिटेटिव टूल, दूसरा क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कितना ज़्यादा, जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है उसे मार्केट में, आई मीन डायरेक्टली समझो कि मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाना है या घटाना है। क्या आपको पता है मनी सप्लाई, अगर मार्केट में मनी सप्लाई है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्राइस राइज होंगे और प्राइस राइज होने का मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, विच डायरेक्टली इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। वहीं अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो लोगों के पास डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। प्राइस नहीं बढ़ने का मतलब है कि हमारे क्या हो रही, इन्फ्लेशन कर्व होगी, ठीक है। ओके, तो जो पहला टूल है वो रेपो रेट है। रेपो रेट क्या होता है, जिसमें आरबीआई बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है विद कोलेटरल, ठीक है। और जिस परसेंट पे वो लोन लेंड करती है उसी को हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। और ये ओवरनाइट हो 7, 14 दिन या 28 दिन तक के लिए होता है। वहीं रिवर्स रेपो रेट है, ये बोलते हैं जब आरबीआई क्या करता है, बैंक से जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और इसके बदले आरबीआई कोलेटरल प्रोवाइड करता है। लेकिन दिस इज नाउ रिप्लेस्ड बाय एसडीएफ, ठीक है। एसडीएफ, ठीक है, जो कि न्यूली इवॉल्व्ड है। इसमें क्या होता है कि जो एक्सेस लिक्विडिटी है इसे कभी भी जो बैंक है वो पार्क कर सकता है आरबीआई के पास, या फिर आरबीआई कभी भी चाहे तो उनकी एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सकती है विदाउट कोलेटरल, विदाउट कोलेटरल। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आरआर यानी रिवर्स रेपो रेट से कम ही होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। एलएफ टूल यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसे बोलते हैं हम कि आपको आरबीआई से आर मतलब पैसे को इंजेक्ट करना या एब्जॉर्ब करना, तो यही एडजस्ट, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। तो इसके लिए फैसिलिटी के लिए हमने देखा कि हमारे पास कुछ टूल्स थे, जिसमें से हमने देखा रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, और हमारा इसी में से एक है एमएसएफई। तो ये सारे उसी के टूल हैं। तो इसमें से अगर देखो कि मान लो हमारे पास
सीआरआर समझ लेते हैं पहले, तब आपको समझाता हूँ। सीआरआर क्या होता है कि जो हमारा टोटल टाइम एंड डिपॉजिट होता है, इसमें से अगर कुछ डिपॉजिट हमारा इंटर बैंक डिपॉजिट है, तो बाकी जो बच गया, जो टाइम डिमांड एंड डिपॉजिट होगा, यानी डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट होगा, उसी को हम बोलेंगे एनडीटीएल। ठीक है, यानी कि जितना भी बैंक के पास हमने डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट किया है, उसमें से जो हिस्सा, जो पार्ट हमने इंटर बैंक डिपॉजिट को दे दिया, उसको छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है, उसे हम बोलते हैं एनडीटीएल, यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। आरबीआई कहती है उसका कुछ परसेंट क्या करो, मेरे पास रखो एज अ सिक्योरिटी, और उसे कैश की फॉर्म में रखो, ये आरबीआई कहता है। ठीक है, तो सीआरआर का इम्पैक्ट कैसे आपके मार्केट यानी मनी सप्लाई पे पड़ता है, तो ये डायरेक्ट है। रिजर्व रेशियो बोलते हैं, तो इसी का एक पार्ट है एसएलआर। एसएलआर को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी आरबीआई कहती है अपने कुछ परसेंट, जो एनडीटीएल का कुछ परसेंट करो अपने पास लिक्विड एसेट्स के रूप में रखो, यानी गोल्ड के रूप में रखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स के रूप में रख सकते हो। ठीक है, तो उसी के लिए जो नया है वो एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मान लो तुम्हारे पास कोलेट्रल नहीं है, तो तुम कोलेट्रल नहीं है तो तुम क्या करोगे, ना तुम रेपो रेट पे लोन ले सकते हो आरबीआई से, और तुम्हें इमरजेंसी लोन चाहिए, यानी तुम्हें लोन की आवश्यकता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं पड़ा है, तो आरबीआई कहती है कि तूने क्या एसएलआर मेंटेन किया है, तो एसएलआर का कुछ पार्ट निकाल, वो मुझे एज अ कोलेट्रल दे, और मैं तुम्हें क्या देता हूँ, एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत तुम्हें इमीडिएट लोन प्रोवाइड करता हूँ। जो रेट होगा बाद में तुम इसे वहाँ फिक्स कर देना, जैसे तुम्हें लोन मिल जाएगा, वो परसेंट तुम वहाँ अपना कोलेट्रल रख देना, और जो भी रेट होगा वो रेपो रेट से 0.25% अधिक होगा। ठीक है, वो आरबीआई डिसाइड कर लेगी, तो उसी को हम बोलते हैं एमएसएफ। यानी आरबीआई क्या करती है, ओवरनाइट इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करती है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, यानी बैंक्स नीड्स मनी, बैंक ने क्या करे, प्लेजेस एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई, और बोरोज ओवरनाइट थ्रू एमएसएफ फ्रॉम द आरबीआई। ठीक है, ओके। अब देखो, अब बैंक क्या करता है, कुछ क्वालिटेटिव टूल यूज करता है। क्वालिटेटिव टूल यानी कि बैंक क्या करेगा, परसुएट करेगा, एडवाइस करेगा बैंकों को, और इसी को हम बोलते हैं मोरल सुएशन। ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं होता है बैंकों पे, पर ये इफेक्टिव होता है। दूसरा होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि मान लो मुझे लोन चाहिए, लोन चाहिए तो मैंने लोन लेने के लिए मैंने क्या किया, चलिए यहाँ पे समझाता हूँ। चलो देखो, मान लो वैल्यूज, मान लो मुझे लोन चाहिए क्योंकि मुझे शेयर खरीदने हैं, क्या खरीदने हैं, शेयर्स खरीदने हैं, शेयर्स खरीदने, और 1,000 रुपये का शेयर्स है, तो मैंने क्या किया, मुझे 1,000 रुपये चाहिए, लेकिन आरबीआई ने कहेगी कि इन्हें ना 1,000 रुपये मत देना, ये स्पेकुलेट करके आया है कि शेयर मार्केट नीचे आने वाला है और 1,000 रुपये लेने आएगा, इसे 1,000 रुपये मत देना, इसे एक काम करो, इसका 40% कम करके देना, यानी बैंक इसे सिर्फ 60% देना, यानी इसे 600 रुपये देना लोन। कोलेट्रल ये 1,000 का रख रहे हैं ना, तो इसे 600 ही देना, यानी बीच में मार्जिन कितना गया, 400 रुपये से जरूरत और है, तो 400 रुपये कहाँ से लेगा उसको, तो ये जो 400 रुपये हुआ इसे बोलते हैं मार्जिन, और ये 400 रुपये इसे और अधिक चाहिए तो इसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। यानी गैप कितने का है, 40% का, और उसे रिक्वायरमेंट 40% है, तो ये टोटल ये कहला गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या कहलाया, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, खुद से अरेंज करेगा अपने 400 रुपये, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोन के लिए अब ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करेगा कि मुझे इस कोलेटरल पे लोन मिल जाएगा। अगर ये स्पेकुलेट नहीं करेगा तो मतलब इसका मतलब है कि जो मार्केट में है वो स्टेबिलिटी हैम्पर नहीं होगी, यानी मार्केट इनस्टेबल नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्पेकुलेशन कम होगा स्टॉक मार्केट में, और इसकी वजह से जो ये 40% यहाँ ये इसके लोन के लिए देता, ये 40% जो इसने नहीं दिया, ये 40% किसी सेक्टर को दे देगा, यानी ऐसे सेक्टर को देगा जो यहाँ से थोड़ा प्रोडक्टिविटी आई, फिर इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, दूसरा, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट वही होता है कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है और लोन अमाउंट कितना है, इनके बीच का जो गैप होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, लोन टू वैल्यू रेशियो। अब देखो, अगर हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो उस हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट लीड्स टू लेट स्पेकुलेटिव डिमांड बाय लिमिटिंग बैंक क्रेडिट फॉर परचेजिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ओके गुड। अब देखो डायरेक्ट एक्शन, जो बैंक है ना आरबीआई, वो क्या करती है, पेनल्टीज लगाती है, रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, सैंक्शन लगाएगी। भाई तुमने क्या नहीं किया है, कंपाइल, तुमने जो कंपाइलेंस थी उसे फॉलो नहीं किया, तो इसलिए नॉन कंपाइलेंस। ठीक है, आरबीआई की गाइडलाइन से तुम नॉन कंपाइलेंस है, इसलिए उस पर क्या लगेगी, पेनल्टीज लगा, भाई पेनल्टीज है तेरे पे, तुमने आरबीआई की बात क्यों नहीं मानी। ठीक है, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट और आता है क्रेडिट रैशनिंग। ठीक है, ये भी क्वालिटेटिव टूल है, जिसमें क्या करती है, जो बैंक है वो क्या करती है, लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है, दैट बैंक्स कैन गिव अ बोरोवर और अ सर्टेन सेक्टर, तो वो क्या करेगी, लिमिट कर देगी। ठीक है,
और जो भी लोन देना था, ठीक है, मान लो सेंटर, इससे क्या होगा कि रिड्यूस लैंडिंग टू सर्टेन सेक्टर, फिक्स मैक्सिमम लिमिट लोन, और जो कोशिश करेगी जो प्रायोरिटी सेक्टर है उन्हीं को क्या मिले, लोन मिले। मान लो बैंक ने क्या किया, 10 करोड़ का लोन देना था एक स्पेसिफिक सेक्टर पर आरबीआई ने कहा कि नहीं, क्रेडिट रैशनिंग होगा, इतना लोन मत दो इसे, कितना दो, 4 करोड़ दो, ठीक है, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहेगा और प्रायोरिटाइज किया जाएगा पीएसएल को, ठीक है, और इससे स्पेकुलेशन भी नहीं आएगा। यानी कुल मिला के वही वाली बात आ गई जो हमने की किसमें पढ़ी थी, मार्जिन रिक्वायरमेंट में, ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरप्लस ट्रांसफर टू सेंटर। यानी आरबीआई का बैंक, आरबीआई किसका बैंक है, सेंट्रल का बैंक है, तो सेंट्रल का बैंक है यानी गवर्नमेंट का बैंक है। तो यानी कुछ ऐसे इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंडर कहा गया है कि जो एक्स्ट्रा, जो मतलब सरप्लस है, आरबीआई का सरप्लस है, यानी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया है, वो क्या करो, सेंटर को ट्रांसफर करो, तभी तो सेंटर काम करे। तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस बार आरबीआई ने क्या किया है, 2.69 लाख करोड़ का सरप्लस सेंटर को भेजा है। तो ट्रेंड अगर पिछले साल से देखें तो ये धीरे धीरे आरबीआई का सरप्लस बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो आरबीआई की जो मेन इनकम है ना वो क्या है, ठीक है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाँ ठीक है, नेट इंटरेस्ट फ्रॉम लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल, ठीक है, जो भी लिक्विडिटी मैनेजमेंट उससे, ठीक है, जैसे एलएफ है ना, रेपो रेट वगैरह, ठीक है, लोन्स, ठीक है, और देखो ईसीएफ, ठीक है, देखो ईसीएफ क्या है, आरबीआई ने 2019 में ईसीएफ जो कि बिमल जलन कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट मैचिंग के लिए आता है, विच कमेटी, बिमल जलन कमेटी, तो इसे रिकमेंड किया था, ठीक है, ईसीएफ को इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। यानी आरबीआई, अब देखो आरबीआई का जो कैपिटल है ना ईसीएफ है, ईसीएफ के अंडर क्या क्या आते हैं, तो आरबीआई का कैपिटल होगा, जो आरबीआई का कुल कैपिटल है उसमें रिजर्व फंड भी होगा जो अदर बैंक्स ने आरबीआई के पास रखा होगा, कंटिजेंसी फंड होगा यानी कि इमरजेंसी फंड रखा होगा आरबीआई ने अपने पास, वो भी ऐड होगा इसमें, और एसेट डेवलपमेंट फंड, यानी कुछ ऐसे एसेट डेवलपमेंट फंड होंगे जिससे वो एसेट क्रिएट कर पाए, ठीक है, डेवलप कर पाए, तो इसे बोलते हैं रियलाइज इक्विटी। तो नहीं ईसीएफ के अंडर क्या क्या है, हमारे रियलाइज इक्विटी है, इक्विटी है, और कंटिजेंट रिस्क बफर है, यानी कुछ ऐसे लोन बचा के रखने हैं जो रियल टाइम पे जरूरत पड़े, ठीक है, ताकि मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाए, यानी इमरजेंसी रिस्क बफर रखा है, ठीक, कंटिजेंट रिस्क बफर है, तो ये बना के रखा है उसने, ठीक है, कुछ परसेंट यहाँ दो, कुछ परसेंट और कुछ परसेंट, दो तरीके से, दो तरीकों के रियलाइज इक्विटी, इक्विटी और कंटिजेंट रिस्क बफर, ठीक है। अब देखो जो आरबीआई को पैसा रिवैल्यूएशन होता है ये कहाँ से आता है, मान लो कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस है वो कहाँ से आया, अनरियलाइज गेन हो गया, नेट ऑफ लॉसेस हो गया रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सचेंज रेट की वजह से उनके पास कुछ पैसा आ जाता है, गोल्ड प्राइस हो गया, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, ठीक है। लेकिन ये कमेटी ने रिकमेंड किया है कि इस फ्रेमवर्क, ईसीएफ फ्रेमवर्क को, जो ईसीएफ फ्रेमवर्क है ये 5 साल में रिव्यू हो, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट क्या हो गए, ये हुए 2000 बिमल जलन कमेटी से आया, ठीक है, और ईआरएम फ्रेमवर्क का क्या है, 2012 का ये इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो कहा है कि जो ईसीएफ क्या करेगा, जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड्स अ मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क प्रोविजन एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो 19 आरबीआई एक्ट 1932 में बोला कि जो भी सरप्लस होगा वो क्या करेगा, कहाँ दोगे तुम, आरबीआई को दोगे, मतलब सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। व्हाट इज फॉरेक्स, ठीक है, तो फॉरेक्स जो हमारा है, तो आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स, व्हाट इज फॉरेक्स, ठीक है। फॉरेक्स में हमारा फॉरेन करेंसी सेट आता है, यानी जो मेन हमारी 5 करेंसी, यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन, एक ये हुआ। दूसरा गोल्ड रिजर्व आता है इसमें, और तीसरा होता है हमारे पास आईएमएफ का एचडीआर और रिजर्व ट्रेंच, अच्छे से डिटेल में समझते हैं, ठीक है। लेकिन वाई न्यूज में क्यों रहा है ये, कहा है कि जो आरबीआई का है ना, वो जो लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेटा है ना, गोल्ड रिजर्व, वो क्या हुआ है, 102 बिलियन हुआ है, ट्रेंड है, इंक्रीजिंग है, हमारा फॉरेक्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो आरबीआई, अब यहाँ पे समझो कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है क्या है, तीन, पहला तो हमारा है फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी एसेट क्या है, 5 करेंसी जो भी हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमारी आईएमएफ की भी है। दूसरा यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज येन, ये हमारी क्या है, एफसीए है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज है। दूसरा, और हम यूएस डॉलर में रखने की कोशिश करते हैं अपने पास, ठीक है। दूसरा गोल्ड रिजर्व, गोल्ड रिजर्व अपने पास रखते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा फॉरेन कैपिटल एसेट्स हैं, दूसरा हमारे पास गोल्ड है, और तीसरा हमारे पास एचडीआर, और चौथा में हमारे पास आरटीपी है। व्हाट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें, देखो स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है, यहाँ देखो, ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसने आईएमएफ ने के द्वारा ये बनाया गया, रियल में तो ये करेंसी नहीं है,
लेकिन मोर लाइक अ क्लेम टू गेट फॉरेन करेंसी, यानी अगर हमारे पास SDR है तो हम क्या कर सकते हैं, फटक से इसको क्या कर सकते हैं, रिडीम करके किसी भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी SDR ऐसा है जो किसी का भी रूप ले सकता है, समझ में आया, किसी भी करेंसी का रूप ले सकता है, और ये IMF मेंबर्स को प्रोवाइड है, ठीक है। तो SDR क्या है, फॉरेन चेंजेस टू फॉरेन करेंसी, ठीक है, किसी भी मेंबर कंट्री से करो या IMF से करो, एक्सेस टू ग्लोबल लिक्विडिटी, ठीक है। क्या फायदा है इससे, ग्लोबल लिक्विडिटी का एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा, US डॉलर की डिपेंडेंसी कम होगी। मान लो हमने SDR मेंटेन किया तो क्यों हम US डॉलर को रखें, हम इसे अगर हमें जापानीज में ट्रेड करना तो हम जापानीज येन खरीद लेंगे, ऑस्ट्रेलियन येन खरीद, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो खरीद लेंगे हम, ठीक है। ओके, अब हमारे पास है, इससे क्या होगा, BOP क्राइसिस से भी उभरने में फायदा मिलेगा। SDR पे इंटरेस्ट मिलता है, वेरी मेन पॉइंट, SDR पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम SDR अपने पास रखते हैं तो इसके बदले हमें IMF इंटरेस्ट देगी, ठीक है। दूसरा, ये IMF का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और IMF एक और काम करता है, रिजर्व, यानी IMF कहता है कि जो भी मेंबर कंट्री है वो मेरे पास क्या करो कुछ जो IMF कहता है वो कहता है कि मेरे पास तुम क्या करो, मेंबरशिप, थोड़ा मेरी मेंबरशिप दो। तो मेंबरशिप का जो 75% होता है वो क्या करता है, डोमेस्टिक करेंसी में रखने के लिए कहता है, और जो 25% है वो फॉरेन करेंसी में रखने के लिए कहता है। तो फॉरेन करेंसी कुछ भी हो, ठीक है, जो हमारे पाँच है उसमें रखो, ठीक है, मेंबर करेंसी की, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ कंट्रीज ओन मनी विद IMF है, ठीक है। मेंबर कंट्री मान लो 100 करोड़ IMF के पास रखा है, ठीक है। पार्ट ऑफ 100 करोड़ क्या करेगा, पार्ट ऑफ 100 करोड़ जो हमारा होगा वो रिजर्व फ्रेंच है, जिसे हम बिना किसी अप्रूवल के हम किसी भी टाइम क्या किया जा सकता है, विड्रॉन किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, विड्रॉन, बिना किसी अप्रूवल के। IMF की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बोलेगा कि भाई साइन कर तब मैं लूंगा, नहीं, वो उसका कोटा है, कभी भी इमरजेंसी में वो विड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ बोलते हैं गोल्ड फ्रेंच, ठीक है, आता है पेपर में, ओके। यानी इसे बोल सकते हैं रिजर्व फ्रेंच को मेंबरशिप फीस, ठीक है, इसी का कुछ परसेंट जो होता है वो रिजर्व फ्रेंच होता है, RTP, ओके। ये IMF कब आया, ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 से IMF और वर्ल्ड बैंक बने थे, ठीक है। अब समझ में आ गया कि फॉरेक्स में क्या क्या आता है, फॉरेक्स में FCA है, गोल्ड रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व है, SDR है, और रिजर्व ट्रेंच है, समझ में आया, ओके। अब क्या है, RBI के गोल्ड रिजर्व क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन है, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो US डॉलर से कम हो रहा है, यानी डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। दूसरा, रिस्क मिटिगेशन, ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या हो रहे हैं, डी रिस्किंग कर रहे हैं। व्हाट इज डी रिस्किंग, हम क्या कर रहे हैं, कम से कम क्या हो, हमें वॉलेटिलिटी झेलने को मिले, तो इसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसके बदले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे गोल्ड रिजर्व बढ़ रहे हैं। दूसरा, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन में प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। गोल्ड मान लो करेंसी है, करेंसी कभी भी डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट हो सकती है, ठीक है। मान लो इस साल हमारी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हुई है, इंडियन रुपी, तो डेप्रिशिएट हुआ, इसका क्या हुआ, हमें गलत इंपैक्ट पड़ा, इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, ओके। लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट्स द वैल्यू ऑफ मनी, प्रोटेक्ट द परचेजिंग पावर, ओके। व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्टोरिंग गोल्ड, ठीक है। तो देखो क्या रिस्क है गोल्ड को, पहले तो भाई आसानी से लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बहुत जल्दी हम क्या नहीं कर सकते, गोल्ड को जाके भाई ले गोल्ड ले ले, मुझे क्या दे दे, US डॉलर दे दे, भाई गोल्ड ले ले, मुझे क्या दे दे, जापानीज येन दे दे, जीरो गिल्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता गोल्ड में। गोल्ड को रखा भले इसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वैल्यू घट भी तो सकती है, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। स्टोरेज कहाँ करोगे इतना, सिक्योरिटी कॉस्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज, इंश्योरेंस, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो, जो तो आप जो नया चैप्टर है वो है उम्बदमैन रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड उम्बसमैन स्कीम 2021। भाई देखो, सब ग्रीवियंस रिड्रेशल है ना, तो क्या कहा गया, ग्रीवियंस रिड्रेशल के लिए एक भाई आएगा, उसका नाम होगा उम्बदमैन स्कीम्स, ठीक है। तो उम्बदमैन आया, उम्बदमैन ने कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, अब इंटीग्रेट कर दिया ना, सिर्फ रेगुलेटेड एंटिटीज ही नहीं, और भी आएंगे इसमें, ठीक है। जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव्स हैव बीन ब्रॉट अंडर, यानी अब जो भी कोऑपरेटिव बैंक है उनको भी किसके एम्बिट में लाया गया है, इसी उम्बदमैन स्कीम के अंडर लाया गया है, ठीक है, ओके। क्या है ये, ठीक है, देखो ये क्या करता है, रेगुलेटरी एंटिटीज को एक स्पीडी, कॉस्ट इफेक्टिव, एक्सपीडिश ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। कौन कौन इसमें, ऑल कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, ऑल कमर्शियल बैंक यानी कि स्मॉल पेमेंट बैंक भी हैं, स्मॉल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हैं, ठीक है। दूसरा, कमर्शियल और अर्बन, ओनली अर्बन और अर्बन स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक भी क्या है, इसी में है, ठीक है, ओके। NBFCs हैं, सारी NBFCs हैं,
लेकिन एनबीएफसीज में से क्या एक्सक्लूड है, वो है हाउसिंग फाइनेंसिंग। यही यही चीज़ बिटवीन द लाइन पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब क्या है, क्या क्या है इसमें, देखो एक तो 2006 का क्या क्या इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो देखो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018, ओम्बड्समैन इनको क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसी को बोलते हैं, और ये किसके अंडर है, वन नेशन वन ओम्बड्समैन अप्रोच। ठीक है, जो आरबीआई के द्वारा लाया गया। पावर क्या है, ओम्बड्समैन कैन अवार्ड, अगर नहीं हुआ तुम्हारी ग्रीवेंस रिडल्स में, तो कंपनसेशन में तुम्हें 20 लाख तक क्या करेगा, अवार्ड कर सकता है, प्लस 1 लाख क्या करेगा, कंप्लाइनेंस टाइम एक्सपेंसेस, और कोई मेंटल डिस्ट्रेस या हरासमेंट हुआ है तो उसको इसी में ऐड करके कंपनसेशन देगा। ठीक है, ओके गुड। तो समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम? तो देखो इतनी अच्छे से हमने कवर कर लिया, अगर कोई नहीं आया तो बताओ भाई। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंक्लूडेड है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेमेंट सिस्टम, all system participant includes system provided which participate in the payment system with the payment and settlement system act 2000। तो इसी एक्ट के अंडर क्या कर सकते हैं, ऑल सिस्टम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी सिस्टम प्रोवाइडर हो जो कि पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, वो भी क्या होंगे, इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, देखो मेन तो इंपॉर्टेंट है कि एनबीएफसी है, लेकिन एनबीएफसी में हाउस फाइनेंस कंपनीज में है, ऑप्शन में आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, व्हाट आर द इनिशिएटिव रिलेटेड टू आरबीआई, जैसे एचडीएफ, मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया कि ये एब्जॉर्ब करता है लिक्विडिटी को विदाउट कोलेटरल। ठीक है, कोऑपरेटिव एनबीएफसी आरआरबी नहीं, सिर्फ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक। ठीक है, एज अ फ्लोर ऑफ एलएएफ से हमने आरआर को रिप्लेस कर दिया और ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, एचडीएफ अवेलेबल एवरीडे आ जाता है कभी कभी, एचडीएफ विल नॉट बी अवेलेबल एवरीडे, एचडीएफ अवेलेबल एवरीडे, अरे एवरीडे एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत करो गलत करो, नो। ठीक है, तो ओवरनाइट लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है, जैसे एमएसएफ है वैसे ये है। ठीक है, देखो वीआरआर, ठीक है, वीआरआर, ठीक है, वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो। ठीक है, ये क्या एक मेथड है जिससे क्या करेंगे हम एक्सेस, यानी आरआर है ना, रिवर्स रेपो रेट, तो ये वेरिएबल वाला है। ठीक है, इसमें आरबीआई करती है एक्सेस जो मनी होती है उसे बैंक से शॉर्ट पीरियड के लिए एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, समय समय पर, लेकिन इसका जो रेट है ना ये फिक्स आरबीआई फिक्स करती है, रिवर्स रेपो रेट तो फिक्स आरबीआई करती है, पर इसका जो रिवर्स रेपो रेट नहीं है ना, ये नहीं होता, ये ऑक्शन के थ्रू डिसाइड होता है। किसके थ्रू, किसके थ्रू डिसाइड होता है, ऑक्शन के थ्रू। तो ये रेट किसके थ्रू होगा, ऑक्शन मार्केट में जाएगा, मार्केट में ही क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कि भाई ये मैं एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, तो ये इंटरेस्ट रेट मार्केट क्या करेगा, जहां जरूरत होगी वहां उसे जरूरत दिया जाएगा। तो समझ में आ गया आपको। अगला स्विच ऑप्शन, व्हाट इज स्विच ऑप्शन, स्विच ऑप्शन इज एन ऑप्शन टू बॉन्ड होल्डर टू इंक्रीज मैच्योरिटी पीरियड। मान लो तुम्हारे पास क्या है, बॉन्ड है, और तुमने बॉन्ड क्या किया है, इन्वेस्ट किया, मतलब कहीं दिया है। ठीक है, तो आरबीआई को मान लो बॉन्ड दे दिया, और आरबीआई करती है बॉन्ड इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 2019 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि देखो बैंक ने मान लो कुछ साल के लिए, मतलब 3 साल के लिए, ठीक है, अ, ठीक है, कुछ टाइम के लिए क्या किया, जो भी मैच्योरिटी पीरियड थी तब तक के लिए वहाँ पे बॉन्ड रखा था। अब मैच्योरिटी पीरियड खत्म हुआ, अब वो क्या करेगा, रिडीम करेगा, उसको सिक्योरिटी को देगा, बॉन्ड को देगा, उसके बदले क्या करेगा, पैसे लेगा। लेकिन जो आरबीआई, यानी जो आरबीआई है वो क्या करेगी, एक ऑप्शन प्रोवाइड कराएगी और बोलेगी कि बोरोवर अगर तुझे पैसे की जरूरत है तो ले ले, अगर नहीं है तो इसे तू लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज के लिए क्या कर सकता है, रख सकता है, जिसमें तुझे एज लॉन्ग डेटेड वंस के लिए तो क्या कर सकता है, इसे रिप्लेस कर सकता है या फिर बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये थ्रू होता है इक्वेर पोर्टल, फिर ट्रांजैक्शन मॉड्यूल। ठीक है, ओके, गॉट इट। को लैंडिंग नॉर्म्स क्या होते हैं, को लैंडिंग नॉर्म्स क्या होते हैं, देखो मान लो दो एंटिटी आई, तो अब लोन नहीं था किसी को, लेकिन किसी को लोन देना था। अब दो एंटिटी मिलके क्या करी, लोन दे रही है, लेकिन दो एंटिटी तभी लोन देगी जब उनका मिनिमम 10% तो होने चाहिए। मान लो उसे 20 करोड़ का 20 लोन चाहिए, 20 200 रुपये लोन चाहिए, तो कम से कम एक आदमी कितना लोन दे, 10% दे, कितना दे, 20 रुपये लोन दे। ठीक है, और एक कितना देगा, 90 देगा, एक 10% दे रहा है, दूसरा 90% देना ही पड़ेगा। तो मान लो बैंक और एनबीएफसी आए कि 90% दे रहा है, एक 10% लोन दे रहा है कस्टमर को। ठीक है, तो यह तो आरबीआई ने क्या डायरेक्शन किया है, को लेंडिंग अरेंजमेंट में, जब क्या करते हैं दो बैंक या दो एनबीएफसी या फिर एक बैंक एक एनबीएफसी आके मिल कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं। ठीक है,
तो यही को लैंडिंग अरेंजमेंट के अंदर रेगुलेटरी जो एंटिटीज हैं वो क्या करते हैं, लैंडिंग अरेंजमेंट विद अदर रेगुलेटरी एंटिटीज। ठीक है, तो इसमें ये न्यूज़ में से है क्योंकि अभी आरबीआई ने गाइडलाइन रिवाइज किए गए हैं। ठीक है, ओके। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्टेटस। ठीक है, अब ईच लैंडर कैन क्लेम, ठीक है, पीएसएल स्टेटस फॉर इट्स शेयर अंडर को लैंडिंग इफ द लोन क्वालिफाइज एज प्रायोरिटी सेक्टर्स। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। लेकिन अगर इन्हीं में से किसी एक ने जो ये लोन दे रखा है ना इसको एनपीए घोषित कर दे तो अगले को भी क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इसे एनपीए डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज पेमेंट एग्रीगेटर? पेमेंट एग्रीगेटर वो होता है, जैसे देखो मान लो मैंने यहाँ पेमेंट जमा की, फीस लगाई, फीस लगा के यहाँ पे गेटवे आया, यहाँ से मैंने फीस जमा की, लेकिन यहाँ जब फीस जमा हो रही तो गेटवे तो नहीं करेगा ना, तो गेटवे है, लेकिन जहाँ पेमेंट जमा हो गई इन सब की पेमेंट इस गेटवे से जमा हुई, लेकिन ये पेमेंट जो जमा करने का काम करेगा उसे हम बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स। ठीक है, जहाँ से पेमेंट जमा कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक एंटिटी है जो क्या करती है, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड बाय कस्टमर, तो फैसिलिटेट करती है। ठीक है, जैसे पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, पेपल, जिससे हम जाके पेमेंट करते हैं तो पेमेंट गेटवे है। ठीक है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आया है। ठीक है, तो ओके, तो अभी एक नया फ्रेमवर्क आया है जिसने मैंडेट किया है जो कि नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर है वो क्या करे, आरबीआई की ऑथराइजेशन ले सकते हैं अंडर ये, यानी अब आपको क्या कर सकते हैं, जो भी नए फ्रेमवर्क आ रहे हैं। ठीक है, अब जो कमर्शियल बैंक होंगे उनका तो अपना क्या होगा, एग्रीगेटर यानी अपना गेटवे होगा। लेकिन जो न्यू फ्रेमवर्क है इसमें कहा गया कि जो भी नॉन बैंक है लेकिन वो पेमेंट एग्रीगेट करना चाहते हैं तो वो ऑथराइजेशन ले सकते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2000 के अंडर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने क्या किया, मान लो कुछ रिसीट हुई, कुछ पेमेंट हुई, लेकिन क्या हुआ, डेटा फिट नहीं बैठ पाया कि भाई मैंने तो इतना एडवांस लिया है, इतना मैंने रिसीट है मेरे पास, लेकिन बीच में गड़बड़ी आ रही है। तो इसको सेटल करने के लिए क्या करेगी, जो आरबीआई है वो क्या करेगी, लोन देगी, एडवांसेस देगी थ्रू वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, समझ में आया, ताकि वो क्या कर पाए, इस कवर मिसमैच को कवर कर पाए। ठीक है, गौर देने वाली बात है, ये डेफिसिट को कवर करने के लिए नहीं दिया जाएगा, वो तो बोरिंग हुई तो उसके लिए वो बोरो करेगा, लेकिन जो मिसमैच हो जाते हैं थोड़ा बहुत उसके लिए देगा। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी सबके लिए है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है। ठीक है, अब देखो जैसे एडहॉक ट्रेजरी बिल्स होते हैं, इनको लिया, इनकी वजह से क्या किया उसने, अपने फिजिकल डेफिसिट को कवर किया, लेकिन डब्ल्यूएमए इज नॉट अ सोर्स जो क्या करेगा, फाइनेंस करेगा फिजिकल डेफिसिट को। ठीक है, डब्ल्यूएमए की जो लिमिट है वो आरबीआई ही डिसाइड करेगी जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेगी भाई कितना है, क्या होना चाहिए, कितना होगा। 1934 के अंडर है कि सेंट्रल बैंक को डब्ल्यूएमए के लिए ऑथराइज करता है। इंटरेस्ट रेट जितना रेपो रेट होगा उतना ही। ठीक है, ओके। अगर मान लो ओवरड्राफ्ट हो गया, यानी कि 3 महीने की लिमिट है, 3 महीने से ज़्यादा, देखो पहले तो लिमिट कितनी है, 3 मंथ्स, कितना है, 3 मंथ, 3 मंथ से ज़्यादा हो गया तो उसे बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या किया जाएगा कि जो इंटरेस्ट यानी रेट है ना वो रेपो रेट से 2% ज़्यादा होगा। समझ में आ गया भाई, बहुत डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, क्या न्यू इनिशिएटिव्स आए हैं, जैसे यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई। ठीक है, देखो ये क्या है, इंटरफेस है जिसमें क्या किया जाएगा, जो डीपीआई है, ठीक है, ये क्या करेगी, डिलीवरी ऑफ क्रेडिट को एनहांस करने का काम करेगा, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा इस इंटरफेस को क्रिएट किया गया है जिसका नाम है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिसमें क्या किया जाएगा, डिलीवरी ऑफ क्रेडिट को एनहांस किया जाएगा। ठीक है, मल्टी, अब देखो मान लो मैं लोन लेने गया, बैंक ने कहा क्या कभी लोन लिया है, मैंने कहा ना, बोला कभी एनपीए है, मैंने कहा ना, बोला कभी ये हुआ, मैंने कहा ना, तो बैंक वाले को लगा हाँ ये ना ही बोल रहा है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है जिसमें तुम्हारा सारा क्या होगा, मल्टीपल डेटा सोर्सेज को क्या किया गया, एग्रीगेट किया गया और बताया गया कि तुम लेंडर कैसे हो, क्या तुम पे कभी एनपीआई है, कब हुआ, तो ये ताकि क्या हो पाए, बेटर क्रेडिट असेसमेंट हो पाए। ठीक है, ओके। सीबीडीसी आपको पता है, सीबीडीसी क्या होता है, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी। व्हाट इज डिजिटल करेंसी, एक होती है रेगुलेटेड, एक होती है नॉन रेगुलेटेड। जो रेगुलेटेड है उसे हमने बोला सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो नॉन रेगुलेटेड होते हैं, नॉट सेंट्रलाइज होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रिप्टो।
क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। सीबीडीसी, सीबीडीसी एक डिजिटल वर्जन है फियाट करेंसी, ठीक है। फियाट यानी ओके लीगल, ठीक है, ऑथराइज, ठीक है, ओके। टोकनाइजेशन ऑफ सीओडी, देखो सीओडी क्या है, शॉर्ट टर्म, एक मान लो एक नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म, ठीक है। सीओडी क्या करेगा, कस्टमर अपने मनी को क्या करेगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, ठीक है, आरआरबी के पास नहीं जाएगा, ठीक है, लोकल एरिया बैंक्स के पास भी नहीं जाएगा, एक साल तक अपनी मनी को पार कर सकता है, मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, ठीक है, 7 दिन से 7 डेज टू 1 ईयर के बीच कर सकता है। और बैंक क्या करेगी, उसे सीओडी प्रोवाइड करवाएगी, सीओडी, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है कि टोकनाइजेशन ऑफ सीओडी एक प्रोसेस है जिससे क्या किया जाएगा, क्रिएटिंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड अ टोकन ऑफ अ रियल वर्ल्ड एसेट लाइक स्टॉक्स, ठीक है, तो स्टॉक की तरह ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ब्लॉक चेन, ठीक है। वही सीडी एक सीओडी जो है वो एक क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एज अ प्रोमिसरी नोट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ओके। शेड्यूल कमर्शियल बैंक करेंगे, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। ऑल जैसे सीडीबी हो गया, एक्जिम हो गया, ठीक है, ये सारे ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, परमिटेड हैं, ताकि एक तरह से शॉर्ट टर्म रिसोर्स प्रोवाइड करवा सके, ठीक है, ओके। ये इसमें फेस वैल्यू पे डिस्काउंट भी है, फेस वैल्यू यानी मान लो 2000 बना, सीओडी बना, 2000 का सीओडी बना, इसे 1800 में दे दिया, लेकिन उस पर तो 2000 है। अब उसने जब ये दिया तो इस पे क्या कर सकता है, वो बोलेगा वो है 2000 का है, तो 2000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 7 दिन से मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 1 ईयर, ओके। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनबीएफसी, अब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनबीएफसी, तो क्या हुआ, ये देखो ओके, देखो एनबीएफसी क्या है, पहले एनबीएफसी समझ लो, देखो एनबीएफसी कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर पे होती है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब क्या करती है ये, एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो बैंक की तरह काम तो नहीं करेगी, लेकिन कुछ काम करती है, जैसे लेंड कर सकती है, ठीक है, और लेकिन क्या नहीं करेगी, डिमांड डिपॉजिट को नहीं करेगी और चेक भी इशू नहीं करेगी, तो ये एनबीएफसीज हैं, ठीक है, किसके अंडर है, कंपनीज एक्ट 19 कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, ओके। अब क्या है, देखो आरबीआई ने क्या ग्रांट किया है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस टू एफआईडीसी को क्या किया है, एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस प्रोवाइड किया है, ताकि वो एनबीएफसी को क्या कर पाए, है ना, एफआईडीसी के अंडर क्या है, एनबीएफसी बना है, ठीक है, और वो क्या कर सकता है, अब एनबीएफसी को क्या करे, ओवरसी करे, ठीक है, ओके। तो एफआईडीसी क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है एनबीएफसी की, ठीक है, जो क्या करती है, एनबीएफसी को रिप्रेजेंट करने का काम करेगी, ठीक है। अब ये भी किसके अंडर है, आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, ओके। क्या होते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, क्यों मिला है इसको ये टैग, तो पहली बात, तो जो भी हमारा सेल्फ रेगुल जो ये आरबीआई ओमनिबस फ्रेमवर्क है, ताकि वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज कर ले, ठीक है, किसके अंडर, इसके अंडर, तो किसके अंडर होगा, इसके अंडर, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, प्रॉफिट तो नहीं कमाएगी, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया है, तो ये सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टुवर्ड्स मेंबर, टुवर्ड्स रेगुलेटर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब मेंबर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, जो कि क्या करे, ग्रीवियंस रेडिसल कर पाए, अपना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, ठीक है, ओके। रेगुलेटर, अब जो रेगुलेट कर रहा है उसके अंडर क्या है, ठीक है, कंप्लायंस करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा, ठीक है, रखना पड़ेगा, ठीक है, और प्रमोट सेक्टर डेवलपमेंट, फोस्टर इनोवेशन, ठीक है, ओके। अब देखो वन स्टेट वन आरआरबी, अभी क्या हुआ है, हमारी कंट्री में टोटल कितने आरआरबी थे, हमारी जो कंट्री थी उसमें टोटल कितने आरआरबी थे, गॉट इट, ठीक है, हमारी जो कंट्री में थे वो 43 आरआरबी थी, ठीक है, लेकिन अब वन आरआरबी, वन स्टेट वन आरआरबी क्या लाया जा रहा है, स्कीम लाई जा रही है, जिसमें हम क्या करेंगे, हर स्टेट के लिए एक आरआरबी को रखेंगे, ठीक है, यानी हम क्या करना है, एमलगमेशन कर रहे हैं, दिस इज फोर्थ फेज, ठीक है, जिसमें हमने क्या कर दिया, अभी 26 स्टेट 2 यूटी से हमारे पास 28 आरआरबी हैं, कितने आरआरबी हैं, अच्छा,
अब देखो ये आरआरबी जो बना था ना, ये किसके, डॉक्टर व्यास कमेटी के रिकमेंडेशन आया और उसी के रिकमेंडेशन पे इसका एमएलगमेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो आरआरबी बना था ना, वो नरसिम्हम वर्किंग कमेटी 1975 के रिकमेंडेशन पे इसे क्या किया गया था, बनाया गया था। गवर्नमेंट के 50% है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% है, 35% इनका क्या है, जॉइंटली ओन्ड है। ठीक है, यानी ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की 50%। ठीक है। अब इनका रेगुलेशन, रेगुलेट तो आरबीआई ने किया है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, समझ में आया। लेकिन सुपरवाइज करता है नबार्ड। कौन करता है, नबार्ड। आरआरबी को कौन करता है, नबार्ड। समझ में आया। अब देखो मल्टीपल आरआरबीज को हमने क्या कर दिया, मर्ज करने की कोशिश कर दी। कमर्शियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के लिए 40% देते हैं, आरआरबी 60% देते हैं, एज न्यू रूल रिवाइज करती है। ठीक है, तो इसमें से कुछ परसेंट हम जैसे ये देखो, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होना होना चाहिए 75%, ये आरआरबी के लिए कहा गया था। ठीक है, जिसमें या फिर और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो भी होगा टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। सी आर आर है, सी ए आर या फिर सी आर ए आर, तो 9% का इसे एज पर आरबीआई नॉर्म्स इसे क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्यों आरआरबी बनाए गए, ताकि क्या हो, बैंकिंग सेक्टर का पेनिट्रेशन हो पाए रूरल एरियाज में, ताकि हम क्या कर पाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन कर पाए। समझ में आया? तो ये है। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। देखो इसको बनाने के लिए ना लेस कैपिटल की आवश्यकता है, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, कुछ एक इस फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका नाम है एयू। ठीक है, इसको क्या किया गया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बनाया गया है। यूनिवर्सल जो बैंक होता है वो फंक्शन करता है फुल फ्लेजेड बैंक की तरफ, फुल फ्लेजेड बैंक की तरफ। ठीक है, ओके, ओके। नाउ क्या है, जो एस एफ बी है उसे यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए मैंने कहा ना कि क्या है, फुल फ्लेज बैंक होगा। तो यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस है, वो परमिट्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑफर अ वाइड एरे ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अंडर सिंगल अम्ब्रेला। ओके, गॉट इट, गेटिंग। ओके, तो क्या होना चाहिए कि 5 साल तक तो स्केड्यूल होना चाहिए। ठीक है, स्केड्यूल का स्टेटस होगा, जैसे 5 साल बाद स्केड्यूल का स्टेटस होगा, कर लेंगे। दूसरा, उसका स्टॉक लिस्टिंग भी होना चाहिए, नेटवर्थ लगभग उसके 1000 करोड़ की होनी चाहिए, और सीआरआर कितना होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब लास्ट 2 साल से ना उसका वो क्या हो, प्रॉफिट ही में रहे। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो चाहे वो बीएससी हो या एनएससी हो, उसके अंदर वो क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। ठीक है, एनपीए कितना होना चाहिए, अगर टू ग्रॉस एनपीए देखे तो 3% हो या 3% से कम होगा, नेट एनपीए कितना हो, 1% या 1% से कम का हो। ठीक है, ओके। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, देखो 2014 और 15 के बजट में इसे क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, वही नचिकेत मोर कमेटी, और पेमेंट बैंक भी नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा क्या किया गया था, इसे रिकमेंड किया गया था बनाने के लिए। ठीक है, लाइसेंस ये आरबीआई रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के से इसे क्या मिलता है, मतलब। लेकिन जो आरआरबी बना था ना, वो आरआरबी एक्ट के अंडर बना था, लेकिन ये किसके, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर लाइसेंस्ड है। ठीक है, ओके। क्या है ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ठीक है, दैट्स इट, फाइनल। ओके, ओके। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में अगर हम देखें तो पहले इसकी वो समझ लेते हैं कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है कि भाई कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा लोन की आवश्यकता है, जैसे तुम्हारा एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईज हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, और अदर्स हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी सेक्टर में। तो इनको क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी देंगे और लोन देंगे, और ताकि ये क्या हो, वल्नरेबिलिटी ना आए इन पे। ठीक है, ओके। तो अभी न्यूज़ में क्यों है, ठीक है, आरबीआई ने अंडर सेक्शन 22 क्लॉज 1 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट न्यू रूल्स को रिवाइज किया है। ठीक है, इशू किया है। पहले क्या थे, पहले था कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं वो 75% करेंगे, लेकिन अब इस साल से क्या होगा कि भाई सिर्फ 60%, जिसमें से पहले 40% और 20% का रेशियो था, अब 40 और 35 का पहले था, जिसमें से क्या क्या था, मैंडेटरी एलोकेशन टू पीएसएल सेक्टर। अब इसमें कहा कि तुम 40 सेक्टर क्या करो, पीएसएल सेक्टर को दोगे। ठीक है, जो 35% है वो फ्लेक्सिबल एलोकेशन है। ठीक है, 20% अब यहाँ पे क्या कर दिया, फ्लेक्सिबल कैन नाउ बी यूज फॉर नॉन पीएसएल सिक्योर्ड लोन, तो 20% तुम किसको भी दे सकते हो, पर 40% में किसको देना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ेगा। तो यही रूल था। ठीक है, लेकिन पीएसएल समझ लेते हैं, 1970 में बना था। ठीक है,
प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। क्यों है ये? ताकि क्या कर पाए हम, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कर पाए, ठीक है। ओके। हाँ, एनबीसी का मतलब क्या है? इसमें होता है नेट बैंक क्रेडिट, बैंकिंग स्टेटमेंट, बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन नॉन स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी नॉन एसएलआर में बैंक का कितना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट, ठीक है। तो एनबीसी का मतलब होता है। दूसरा सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट